हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज का वीडियो मौर्यकाल का पार्ट 3 है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिका पुस्तक में मौर्यकाल के बारे में क्या जानकारी दी गई है। लास्ट वीडियो में हमने अर्थशास्त्र में मौर्यकाल के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं, आज का वीडियो है इंडिका पुस्तक में मौर्यकाल के बारे में क्या जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज, और ये भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत है जो कि 305 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगस्थनीज। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, इसकी भाषा यूनानी है और इसका संकलन डॉक्टर स्वान बेक ने 1848 ईस्वी में किया है, 1848 को। और अंग्रेजी में अनुवाद इस पुस्तक का मैकिंडल के द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया है। इस पुस्तक का संकलन दोस्तों जस्टिन स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, एपियानस के द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर किया गया है। ये सभी यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा है उस सभी का संकलन किया गया है डॉक्टर स्वानबेक के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं इंडिका में हमें क्या क्या विवरण मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख है इंडिका पुस्तक में। इन्हें एंड्रोकोटस कहा गया है। 1793 में इन समस्त नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना के विवाह की हमें जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक में, और ये भी बताया गया है कि इनकी दोनों की शादी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी दोस्तों सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, उसके साथ हुई है। और सेल्यूकस निकेटर ने यूनान के 4 प्रांत दहेज में दिए चंद्रगुप्त मौर्य को: काबुल, कंधार, बलूचिस्तान व हेरात। मेगस्थनीज को दरबार में भेजा और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। इंडिका पुस्तक में नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इंडिका पुस्तक में नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। नगर प्रशासन का उल्लेख करते हुए पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर कहा है। तो इस प्रकार से नगर प्रशासन का उल्लेख इंडिका पुस्तक में किया गया है। और इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? तो हर्यक वंश के शासक थे उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो ये हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, जिनको पहला पितृहंता शासक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के बेटे थे उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। अब आगे हम देखते हैं, पाटलिपुत्र को इंडिका में पोलीब्रोथा कहा है। संपूर्ण नगर का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, 6:5 30 हुआ करते थे। समितियां कौन कौन सी है? तो पहली है उद्योग समिति, दूसरी विदेशी देखरेख समिति, जनगणना समिति, व्यापार वाणिज्य समिति, विक्रय समिति और बिक्री कर समिति। तो ये 6 समितियां हैं दोस्तों। इनको याद रखने में आपको कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी क्योंकि ये उद्योग व्यापार से ही रिलेटेड है। उद्योग समिति और व्यापार वाणिज्य समिति तो एक जैसे ही है, दोनों सिमिलर वर्ड है। उद्योग व्यापार और विक्रय समिति यानी उद्योग में विक्रय यानी क्या होता है? बेचना। उद्योग में बेचना तो होता ही है। बिक्री कर समिति इसका अर्थ भी होता है बेचना। तो ये सिमिलर वर्ड है। अब है उद्योग में एफडीआई तो होनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़े। तो एफडीआई विदेशी देखरेख समिति थी उस टाइम। जनगणना समिति, इसको आप अलग से याद रख सकते हो। तो उद्योग, व्यापार वाणिज्य, विक्रय समिति, बिक्री कर, विदेशी देखरेख समिति और जनगणना समिति। तो इस प्रकार ये 6 समितियां थी। नगर का सर्वोच्च अधिकारी एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। निर्माण, सड़क, भवन अधिकारी को एग्रोनोमोई इंडिका में कहा गया है। अब आगे हम देखते हैं सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों द्वारा संचालित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। पहली समिति जल सेना समिति, दूसरी समिति रसद और हथियार आपूर्ति समिति, तीसरी समिति थल सेना समिति, चौथी रस सेना समिति, 5वीं अश्व सेना समिति, 6ठी है गज सेना समिति। इनको भी आप इजीली याद रख सकते हो दोस्तों। जल थल जो कि वर्तमान में भी है, जल थल समिति तो होती है, सेना तो होती है, जल सेना, थल सेना। एंड रथ सेना उस टाइम थी, रथ में ही आया जाया करते थे युद्ध में। अश्व सेना घोड़े पर जो बैठ के जाते थे उसको अश्व सेना। गज सेना यानी हाथियों वाली सेना गज सेना हो गई। रसद और हथियार आपूर्ति समिति। तो इस प्रकार ये 6 समितियां थी उस टाइम।
ग्रेन वेडेल के अनुसार मौर्यों का राजनीतिक चिन्ह मयूर था, तो मयूर था मौर्यों का राजनीतिक चिन्ह। और उत्तरापद के बारे में बताया गया है इंडिका पुस्तक में। आधुनिक काल में इसे जीटी रोड कहा जाता है। 1836 से लेकर 42 तक इसका निर्माण किया गया। ओकलैंड के द्वारा जीटी रोड का नाम दिया गया है। मध्यकाल में इसे सड़क आजम, सड़क बादशाह कहा गया। वर्तमान में ये NH1 और NH2 का भाग है। और मौर्य काल में इसको बनाया गया था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। मौर्य काल का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। पुष्प कलावती तक्षशिला से ताम्रलिप्ति बंगाल तक है। ये ताम्रलिप्ति बंगाल का बंदरगाह जो मौर्य काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। दूसरा भड़ोच गुजरात में है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग डायनोसियस शिव व हेराक्लिस कृष्ण की पूजा करते हैं। मेगास्थनीज ने कुछ भ्रामक विवरण भी दिए हैं, जैसे भारत में अकाल नहीं पढ़ते, तो ये सरासर गलत है। भारत में अकाल पढ़ते रहते हैं। भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की है? भारती ने की है, जो कि मौर्य काल के टाइम के थे। भारत में दास प्रथा नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि उस टाइम दासों के साथ एज ए फैमिली मेंबर बिहेव होता था। तो मेगास्थनीज को ऐसा लगा कि दास नहीं है, फैमिली मेंबर ही है, जबकि दास हुआ करते थे भारत में। जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए हैं। मेगास्थनीज ने 7 जातियों का भी वर्णन किया है। इंडिका पुस्तक में पहली दार्शनिक, दूसरी कृषक, तीसरी पशुपालक, 4th व्यापारी, 5th योद्धा, 6th निरीक्षक और 7th है मंत्री। तो कृषक, पशुपालक, व्यापारी ये तो अभी भी है। उस टाइम योद्धा ये भी प्रमुख जाति होती थी, क्योंकि युद्ध को मेन समझा जाता था, युद्ध की काफी वैल्यू थी, तो इस प्रकार से योद्धा भी एक जाति थी। आज के टाइम के मंत्री उस टाइम की जाति थी। निरीक्षक भी एक जाति हुआ करती थी। दार्शनिक दोस्तों, उस टाइम काफी डिमांड थी दार्शनिक की। जैसा कि आप सभी को पता हो, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से दार्शनिक की डिमांड की थी, तो इस प्रकार दार्शनिक भी एक जाति थी। तो इस प्रकार 6-7 जातियां जो है इसमें इंडिका पुस्तक में बताई गई है। इंडिका पुस्तक की तो हमने बात कर ली। अब हम अन्य ग्रंथों के बारे में देखते हैं। तो एक ग्रंथ है रासतरंगिणी, जिसके रचयिता है कलहन। भारत का प्रथम ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया। ये जम्मू कश्मीर के थे कलहन। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। मौर्य काल के बारे में भी इसमें बताया गया है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना का इसमें उल्लेख किया गया है। जम्मू कश्मीर का प्रथम शासक था जालोग, जो कि अशोक का पुत्र था। इन्हें इस पुस्तक में बताया गया है। तो इस प्रकार कलहन जो है वो भी मौर्य काल की बहुत जानकारी देता है। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये भारत की पहली पुस्तक है जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इनके लेखक है विशाख दत्त। ये गुप्त काल की रचना है। गुप्त काल का एक नाटक है ये। इसके टीकाकार हुए ढूढ़ीराज 10वीं शताब्दी में इसमें टीका लिखा। अर्थात टीका यानी होता है दोस्तों विस्तृत व्याख्या, यानी और अधिक डिटेल में बताना। जानकारी इसमें मिलती है नंदवंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में। इसकी भाषा संस्कृत है। हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ये पहला नायिका विहीन नाटक है और प्रथम जासूसी ग्रंथ है। नंद शासकों के अत्याचारों का इसमें वर्णन बताया गया है। नंदों को इसमें क्षत्रिय बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृक्षल कहा है, यानी इनकी जाति वृक्षल बताई है, जिसका अर्थ होता है बेल के समान ताकतवर या निम्न कुल में उत्पन्न। चंद्रगुप्त मौर्य व घनानंद के संघर्ष का उल्लेख किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना के विवाह का भी उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद सभा का उल्लेख है। तो इस प्रकार ये भी मौर्य काल की हमें जानकारी देता है। मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मौर्य काल का पार्ट 3 देखा। धन्यवाद दोस्तों।